हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। क्लास टेंथ का हम 2023 का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए थे उनका सॉल्यूशन कर रहे थे। पहले सेट के हमने 20 एमसीक्यू सोल्व कर लिए हैं। अब हम इस दूसरे सेट आपका 822 डीडब्ल्यू इसके एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। बहुत कम टाइम एमसीक्यूज को देना है ताकि हम लॉन्ग क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, ध्यान से देखना क्या पूछा है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या क्या होगी इनमें से। आप देखो पहला ऑप्शन दे रखा है √9। आपको पता है ये क्या होता है। जो वर्गमूल जो 9 है, वर्गमूल जो 9 है, इसका जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 क्या आएगी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट में दे रखी हो, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो ये अपरिमेय होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी सभी अपरिमेय होंगे। परिमेय संख्या सिर्फ ए ऑप्शन होगा, कौन सा, √9। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, युग्म x प्लस वाई बराबर 10। क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल पूछा आपसे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10 ये समीकरण आपकी फर्स्ट है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे, दूसरी समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर आएगा 4 प्लस वाई। इस मान को हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में ला करके, तो x की जगह हम रख रहे हैं 4 प्लस वाई प्लस बराबर क्या जाएगा, कितना जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 4 प्लस 2 वाई बराबर हो जाएगा 10। 2 वाई का मान कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4। 2 वाई का मान आ जाएगा 6 के बराबर, और 2 से ही कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो वाई का मान हमारा कितना आ गया है, 3 आ गया है वाई का मान। जरा देखो चेक करके, वाई का मान 3 जो दे रखा है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, वाई की वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर बी में वाई की वैल्यू 3 है। और x की जो वैल्यू है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, x की वैल्यू y की 1 है, लेकिन x की जो वैल्यू आएगी आप इसी मान को, यानी कि y का मान जो हमारा 3 आया है, इस मान को कहाँ रख दें, हमने जो समीकरण बनाई थी इसी में रख देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 प्लस 3, x का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ y बराबर 3 दे रखा था, तो यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्यूशन में ज़्यादा ध्यान ना दें, बिल्कुल लाइटली करेंगे, बस गलती ना हो, इतना ज़्यादा जल्दी भी ना करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 5 और जो आपका 9 है, इसकी किसी अक्ष से दूरी देख लेना ध्यान से। वाई अक्ष से दूरी जो होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होती है, और एक्स अक्ष से दूरी हमेशा क्या होती है, वाई एक्सिस वाली वैल्यू। ठीक है, तो जरा देखिए, बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स। वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स, और एक्स का मान क्या है यहाँ पर 5। एक्स का मान कितना है, 5 मात्रक। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 5 मात्रक होगी वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई बताइएगा। क्या कहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, और कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ज्यादा ध्यान ना दें, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें आप। कर्ण आपसे पूछा है, तो कर्ण का जो वर्ग होगा, भाई जो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि लंब और आधार दोनों आपस में बराबर होंगे, और भुजा दे कितनी रखी है, 5√2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार भी इतना ही होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 5√2 हो जाएगा। अच्छा, 5√2 और 5√2 इसका वर्ग करो, 5×5 = 25, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर हम कर्ण निकालना चाहें, तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो क्या आंसर आ गया इसमें, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप देखिएगा, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। जरा देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 18 डिग्री है, और माइनस कोस स्क्वायर 72 को हम 90 - 18 लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 18 डिग्री। क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अच्छा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और साइन स्क्वायर 18 डिग्री में से साइन स्क्वायर 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा,
0। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, क्या है? किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। भाई p क्या दे रखा है? यहाँ पर एक समपूर्णांक दिया है। p को क्या दिया है? p है एक समपूर्णांक। p क्या है? समपूर्णांक है। और उसमें अगर हम एक जोड़ दें, अगर किसी भी समपूर्णांक में 1 को ऐड किया जाए तो क्या मिलता है हमें? विषम पूर्णांक मिल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में p एक सम पूर्णांक दिया है, इसलिए विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? p+1। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, p+1। अगर एक सम पूर्णांक ना दे करके p कोई पूर्णांक होता, मान लेते हैं p एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा? उस कंडीशन में विषम पूर्णांक के लिए पहले इसको सम बनाना होता, फिर इसमें एक जोड़ना होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है p एक सम पूर्णांक है ऑलरेडी। अगर p सम पूर्णांक है तो p में एक जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया बी आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान क्या होगा? भाई माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। पदों का योग निकालेंगे, 7+8 प्लस एक्स प्लस 11 बटे प्लस 14 बटे कितने पद हैं ये? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं ये? 5 पद हैं। और इनका माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इनका माध्य दे रखा है, यदि संख्याओं का माध्य x है, इनका माध्य कितना है? x है। तो जरा देखें x का मान कितना आएगा? 7 और 8 15, 15 और 10 25 और 1 26, 4 30, 10 40 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 5x। 40 बराबर हो जाएगा 5x माइनस x, और 40 बराबर हो जाएगा 4x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके क्या दिया है? मूल समान दे रखे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो c का मान ज्ञात करो। देखो एक कंडीशन होती है, अगर मूल समान होते हैं, अगर मूल समान होते हैं द्विघात समीकरण के, तो b² माइनस 4ac यानी कि जो विविक्तर होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब बताओ b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से c का मान निकालना है हमें, तो b² बराबर हो जाएगा 4ac, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² अपॉन 4a। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² अपॉन 4a। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर b² अपॉन 4a, ऑप्शन नंबर दे रखा है डी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, b² अपॉन 4a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, दे रखा है एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज में दिया है कि DE पैरेलल है BC के। DE अगर समांतर है BC के, आप ध्यान से देखें, इस त्रिभुज में DE BC के समांतर है तो हम समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इसमें? समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT से। क्या लिखेंगे? BPT से। BPT क्या कहती है कि छोटी वाली साइड, छोटी वाली जो साइड है इसका, छोटी वाली साइड जो है इसका ऊपर वाली साइड से रेशियो नीचे वाली साइड से बराबर हो जाएगा राइट साइड की वाली रेशियो लेफ्ट राइट साइड की नीचे वाली साइड से। समझ आ रहा है? या मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि जो ब्लू कलर का रेशियो है वो पिंक कलर से, और ये राइट साइड में ब्लू कलर का रेशियो वो पिंक कलर से बराबर होता है। बीपीटी ये कहती है। ठीक है, अगर दो समांतर रेखा किसी त्रिभुज में है, यानी कि एक किसी आधार के समांतर कोई रेखा खींच रही हो, तो क्या हो जाएगा? आप देखें, x+3/3x+19 किसके इक्वल हो जाएगा? x/3x+4 के इक्वल हो जाएगा। क्या करेंगे? तिरछी गुणा करेंगे, x+3 कितना हो जाएगा? x+3, और यहाँ आ जाएगा 3x+4 बराबर हो जाएगा x, और 3x+19 के बराबर। तिरछी गुणा कीजिएगा अंदर इसमें, अब 3x² बनेगा प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 4 12 12 बनेगा, 3x² प्लस 19x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें, 3x² दोनों तरफ है, कट जाएगा। 9 और 4 कितने हो गए? 13x, और इधर से अगर हम 19 को ले आए -19x, और राइट साइड में 12 को ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतर कर दोगे 12 का तो वो माइनस हो जाएगा। 13 में से 19 जाएंगे, माइनस के 6x बराबर माइनस के 12 बचेंगे,
और माइनस से माइनस काटो, 6 से 12 को काटो 2 बार, एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई एक्स की वैल्यू, और एक्स का मान पूछा था तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा। जरा बताइएगा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। भाई एक तो सम संख्या नहीं होती है, ठीक है, हमें निकालना है 1 से 10 तक कौन कौन सी सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। ठीक है, तो पहली धन सम संख्या क्या होगी 2 होगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी 4 और 6 और 8 और 10 हो जाएगी। ये हो गई धन सम संख्याएं। ठीक है, इनका समांतर माध्य, अगर सभी में अंतर समान होता है तो बीच वाली संख्या क्या होती है समांतर माध्य। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका 6। अगर आप करना चाहो तो आप देख सकते हो कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। अब बताइएगा बटे कितनी संख्या है ये 5, इनको जोड़ लीजिएगा 10 8 18 6 24 4 28 तो 30 बटे 5, 5 6 30। आंसर कितना आया 6 आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 11 क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। किसके 156 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 156 हमें डायरेक्टली कोई स्क्वायर वगैरह नहीं दे रहा है, तो हम जल्दी से इसके गुणनखंड कर लेते हैं 156 के। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18 और 3 से अगर देखें तो 13 तिया 39। क्या आ गए 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। कहाँ है ये 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब इसके ये क्या हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, शायद जो डेटा है वो चेंज है लेकिन फॉर्मूला कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो आप बताइएगा क्या फॉर्मूला था, तीन माध्यक, क्या फॉर्मूला था आपका, तीन माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस बहुलक प्लस दो माध्य। आपको याद कराया था भाई, दोनों तरफ तीन तीन हो गए, दो इधर, दो और एक तीन, और इधर भी तीन हो गए, तो तीन माध्य बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। वैल्यू रख दीजिएगा। आंकड़ों का माध्य और बहुलक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं माध्य और बहुलक, तो तीन माध्यक बराबर बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 12 प्लस दो गुणा माध्य कितना दिया है 24, माध्य कितने दिया है 24। अब देखो 3 से भाग कर दो पूरी समीकरण को, 3 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा माध्यक बराबर 4 प्लस 8 दूनी 16 और 4 कितना आंसर आ गया 20 आंसर आ गया। कितना आंसर आया है 20 आया है। इसमें क्या माध्यक आया है 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि रैखिक युग्म समीकरण आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 4x प्लस ky इक्वल्स टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो k का मान। देखो आपको कंसेप्ट मैंने बिल्कुल सिखा रखा है, आप जा करके दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर C1 अपॉन C2 अगर आ जाता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये संपाती रेखाएं होती हैं, युग्म इनका संबद्ध होता है। ठीक है, युग्म क्या होगा संगत संपाती रेखाएं होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रखिएगा वैल्यू निकाल करके a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आएगी k। अब जरा 2 दूनी 4 और तिरछे गुणा करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, के का मान कितना आ गया 6 के का मान आ गया। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको और वीडियो देखनी होंगी, और हम इसमें यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। क्लियर है, तो आप जाकर के डिटेल सॉल्यूशन में वीडियो देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन है कोस ए की वैल्यू दे रखी है 7/25, कोस ए दिया है 7/25, तो tan a प्लस कोट ए का मान चाहिए। देखो यहाँ पर हम यहाँ आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे हैं कोई सर्वसमीकरण वगैरह, हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम से पहले इस त्रिभुज को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज में क्या चाहिए होता है आपको लंब आधार और कर्ण। ठीक है, तो एक त्रिभुज है आपका इस तरीके से, और कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/25। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा जो लंब होगा जो परपेंडिकुलर होगा उसका वर्ग हो जाएगा
25 यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस 7 का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग। ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 49, तो कितना हो जाएगा 625, 576 आपका बचना चाहिए, 576 बचेगा, ये पी स्क्वायर होगा और पी का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 576, और 576 किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आपका जो लंब आया है वो आया है 24। अब हम जरा निकालते हैं वैल्यू टेन ए प्लस कोट ए की वैल्यू। टेन ए की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब कितना है 24 बटे आधार कितना 7, कोट ए इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। एलसीएम लीजिएगा 7 गुणा 24 आएगा, 7 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, कितना आ जाएगा 625 बटे 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 4 18, एक 625 बटे 168 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 625 बटे 168। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। तो 16 क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिएगा पढ़ के आप। 16 क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं क्रम से दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर और कितनी है 3 सेंटीमीटर है। यदि तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन को दोबारा समझे, दो छोटे वृत्त हैं, उन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या पूछेगी कितनी होगी। ठीक है, तो हम देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। छोटे वाले पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेंगे, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या जो छोटा वाला है मान लेंगे R2, वो कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मानेंगे हम R। क्या कहा है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताइए छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, प्लस छोटे वाले दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, बराबर किसके होगा बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई कट जाएगा, तीनों में पाई से भाग करने पर R1 का स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 तिया 9 बराबर R स्क्वायर आ जाएगा, और R की वैल्यू कितना है 16 9 25 आ जाएगा। वर्गमूल में R कितना आया है 5 सेंटीमीटर, R कितना है 5 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है R की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए में दी है R की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर आप सीधे या तो द्विघाती सूत्र लगा लो, वैसे तो इसके फैक्टर डायरेक्ट ही हो रहे हैं, तो क्यों हम द्विघाती सूत्र लगाएं, हम इसके फैक्टर हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो जरा देखते हैं क्या आपको इक्वेशन दे रखी है। आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर आए 3, तो ऐसे होते हैं 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहले वाले दो जो गुण इसमें संख्यांक है इसमें से क्या ले लो आप x कॉमन ले लो, x माइनस 5 बचेगा। बाद वाले दो टर्म्स में से आप 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 5 बचेगा बराबर 0। x माइनस 5 फिर से कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब x की वैल्यू 5 आएगी, और x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, तब x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। तो जरा देखते हैं x के मान 5 कोमा -2 कहाँ दिए हुए हैं, 5 कोमा -2 यानी कि x 5 होना चाहिए और y क्या सॉरी x का पहला मान 5 होना चाहिए और दूसरा मान -2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है 5 कोमा -2। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। क्या है, समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई, समतल मैदान पर मीनार की छाया की लंबाई उसकी कुछ गुनी दे रखी है, तो हम क्या बना लेते हैं जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो एक समकोण त्रिभुज होगा। ये देखिएगा इस तरीके से हमने सपोज किया कि जो छाया की लंबाई है हम मान लेते हैं क्या होगा कि ये एक समतल मैदान पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और इसकी जो छाया है वो है √3h। छाया कितनी है √3h, और आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। भाई सूर्य का उन्नयन कोण हमने थीटा मान लिया, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा h अपॉन
√3h। देखो h यहाँ हाइपोटेनस नहीं है, h हाइट है यहाँ पर, और h से h रिड्यूस हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। आप बता सकते हो टेन थीटा की कितनी डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तुलना करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अंश। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अंश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला धात्विक ठोस बेलन है जिसको पिघला कर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जहां पर किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाने पर क्या होते हैं, आयतन समान होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ है आपका बेलन, क्या है, एक तरफ बेलन है, बेलन को पिघलाया गया है और पिघलाकर क्या बनाया गया है, गोले को बनाया गया है। बेलन को पिघलाया गया है, गोले को बनाया गया है। बेलन की क्या दे रखी है आपको, ऊंचाई h दे रखी है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, और व्यास d दे रखा है बेलन का 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r कितनी आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या r आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। चलते हैं गोले की तरफ। तो गोला कितना बनाया गया, 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी त्रिज्या। भाई बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, गोले का आयतन। लेकिन पूछा है कितने गोले बनेंगे, तो गोले का आयतन हम मान लेते हैं x गोले बनेंगे। कितने गोले बनेंगे, x, तो गुणा कर देंगे x से। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन r1 लिख देंगे क्योंकि हमने बेलन को r1 लिया है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r2 क्यूब लिखेंगे गुणा x। ठीक है, पाई से पाई काटिएगा, r1 का मान रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा h का मान रखेंगे 45 बराबर 4/3 गुणा r2 का मान रखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x। ठीक है, 3 से 3 काटो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5। तो कितने गोले बनेंगे, 5 गोले यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट जो MCQ है इसको कर लेते हैं। देखो 20 MCQ में आपको दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज से लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर। जरा देखो, अगर समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो लंब उस भुजा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, तो बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, क्या बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से क्या होगा, एक लंब डालेंगे, शीर्ष से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो एक मिनट, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। समबाहु, हाँ आपके बार बना है, समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज में हमने क्या करा है, शीर्ष से लंब ड्रॉ किया है इस पर। तो एक लंब डाल लेते हैं इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर। तो कुछ इस तरीके से देखिएगा आप, यहाँ मान लेते हैं इसको ABC, और ये लंब हो जाएगा D। ठीक है, लंब हो जाएगा क्या, D। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, क्या कहा है, AD लंब है BC पर, बिल्कुल सही है। तो AD स्क्वायर का मान कितना होगा, AD स्क्वायर का मान कितना होगा। भाई आप देखिएगा, जो आपका त्रिभुज ADC बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर AD की बात की गई है और आंसर है DC के टर्म में, आंसर क्या है सभी में, DC के टर्म में। तो राइट साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, PGT, पाइथागोरस थ्योरम होती है तो आप PGT लिख सकते हो, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना। ठीक है, क्या होगा, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग किसके, लंब का वर्ग आधार के वर्ग के, लंब का वर्ग AD स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग क्या होगा, DC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें आंसर में चाहिए AD और DC, यानी कि AC को यहाँ से खत्म करेंगे, AC को हम घटाएंगे तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। AC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान हैं। AD हमें आंसर में चाहिए, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस DC आंसर में चाहिए, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बताइएगा BC को क्या हम DC/2 लिख सकते हैं क्या, BC को क्या DC/2, जी नहीं, BC क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ DC हो जाएगा। भाई BC आप देखो यहाँ पर जो लंब है AD, ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को,
यानी कि बी सी बराबर होगा क्या, बी डी प्लस डी सी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा, डी सी का 2 गुना, क्योंकि ये आधा भाग और ये आधा भाग मिलकर के बी सी बना रहा है। अगर हम आधे भाग के टर्म से लिखेंगे तो आधा भाग का गुणा करेंगे 2 से, तब ये पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ डी सी स्क्वायर हो जाएगा 4 डी सी स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर को पक्षांतर करोगे डी सी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, बराबर होगा ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डी सी स्क्वायर। 3 डी सी स्क्वायर किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। थोड़ा वीडियो फास्ट बनाया है, क्यों, क्योंकि आपको 20 MCQ विद इन टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम में करने होते हैं। चलो अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। टिल देन थैंक यू, बने रहें आप चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।